नमस्कार, आप देख रहे हैं जी संगम फॉलो अप। मैं हूं अजीत। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिजनौर से। बिजनौर के नगीना इलाके में प्राइवेट स्कूल की वैन में आग लगने से 9 बच्चे झुलस गए हैं। सभी घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि स्कूल वैन में आग आखिर कैसे लगी। हादसे के बाद से स्कूल वैन का ड्राइवर फरार चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त बिजनौर से, जहां नगीना के इलाके में प्राइवेट स्कूल की वैन में आग लगने से 9 बच्चे झुलस गए हैं। वसीम अख्तर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं इस वक्त। वसीम, इन बच्चों की क्या स्थिति बताई जा रही है और ताजा जानकारी क्या मिल रही है इस खबर पर? मैं बताना चाहूंगा कि बिजनौर के ये द्वारिका शुगर मिल का स्कूल है, कमल मुरार का पब्लिक स्कूल। इसमें इसकी वैन में हादसा हुआ है और वैन में 22 बच्चे थे और 22 बच्चों को ठूस कर भरा गया था। नियमों की अनदेखी की जा रही थी और इसमें अचानक आग लग गई। ड्राइवर मौके से फरार हो गया है और जितने भी बच्चे, उसमें से 9 बच्चे बहुत बुरी तरह झुलसे हुए हैं। उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। अभी उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। ये कैसे हादसा हुआ है, इस बारे में स्कूल प्रशासन क्या कह रहा है, अभिभावक क्या कह रहे हैं बच्चों के? बच्चों के अभिभावकों में वहां पर बेचारे अभी गम में हैं, रोने धोने में लगे हुए हैं। बच्चों को उनका इलाज कराने में व्यस्त हैं वो। और ये स्कूल प्रशासन अपना स्कूल बंद करके फिलहाल फरार हो गए हैं। वो स्कूल प्रशासन भी अभी मीडिया के सामने नहीं आ पा रहा है। पुलिस भी उनकी तलाश कर रही है कि आखिर कहाँ गया पुलिस, ये स्कूल का प्रशासन। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसी गाड़ियों के, ऐसे वाहनों के लिए दिशा निर्देश जारी कर चुका है जो बच्चों को लाते हैं, ले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक स्कूली वैन पर पीली रेखा होनी चाहिए और इस पर साफ साफ शब्दों में स्कूल ड्यूटी पर लिखा होना चाहिए। स्कूली वैन में स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए और इसमें आग बुझाने का सामान भी रहना चाहिए। इसी तरह कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक स्कूली वैन पर स्कूल का नाम और फोन नंबर लिखा होना चाहिए। वैन की खिड़कियों में ग्रिल भी लगा होना चाहिए। वैन का ड्राइवर पूरी तरह ट्रेंड हो और उसे कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। लेकिन इन सब मानकों की अनदेखी की जाती है और इसका परिणाम बिजनौर से जो बड़ी खबर आई है। और इधर नोएडा में एक कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में स्पाई कैमरा मिलने की शर्मनाक घटना सामने आई है। मामला सेक्टर 62 स्थित जेएसएस कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल का है। कॉलेज में कैमरा उस वक्त मिला जब एक लड़की की नजर अचानक उस पर पड़ी। इस घटना के बाद छात्र छात्राओं में कॉलेज प्रशासन को लेकर काफी गुस्सा है, नाराजगी है और उधर पुलिस ने कैमरे को जब्त कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में कौन रख रहा था नजर? बाथरूम से बरामद हुआ स्पाई कैमरा। नोएडा के बड़े कॉलेज जेएसएस में एक गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में स्पाई कैमरा मिलने की खबर से पूरे कॉलेज कैंपस में सनसनी फैल गई है। इस शर्मनाक घटना के सामने आने के बाद स्टूडेंट कॉलेज प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये सवाल ही बना हुआ है कि आखिर उस बाथरूम में जहां छात्राएं कपड़े बदला करती थी, वहां स्पाई कैमरा किसने और कैसे लगाया? नोएडा में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा पर उठे सवाल। दरअसल सेक्टर 62 स्थित जेएसएस कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम से वो स्पाई कैमरा तब मिला जब बाथरूम इस्तेमाल कर रही एक लड़की की नजर अचानक उस पर पड़ी। फौरन ही उसने इसकी सूचना कॉलेज प्रशासन और अपने दोस्तों को दी, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी। उधर पुलिस ने कैमरे को जब्त कर कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस की प्रिलिमिनरी इसमें इंक्वायरी हुई है, उसमें पता चला है गर्ल्स हॉस्टल में एक कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया गया था। वो उस कैमरे की बात यह है कि वो कैमरा ट्रांसमिट नहीं कर सकता। उस कैमरे को जो है पुलिस ने अपने पोजीशन में ले लिया है और उसमें जो चिप लगी हुई थी उसको भी बच्चों ने जो है वो उसको तोड़ दिया था। तो इस संबंध में अभी इन लोगों से जो बच्चे उस रूम में रहते थे उनसे हम लोग करने की तैयारी करेंगे इसमें। वहीं कॉलेज प्रशासन की माने तो इस घिनौनी करतूत के पीछे गर्ल्स हॉस्टल में काम करने वाले प्लम्बर और दूसरे स्टाफ का हाथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन इस मामले के उजागर होने के बाद जहां कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के मन में डर समा चुका है, वहीं छात्र छात्राओं के परिजन इसे कॉलेज प्रशासन की बड़ी लापरवाही करार दे रहे हैं। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता नोएडा से जुड़ गए हैं इस वक्त अमित चौधरी। अमित,
कॉलेज प्रशासन सिर्फ इतना कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि यहां पर प्लम्बर या फिर जो देखभाल करते हैं, यहां पर मेंटेनेंस में लगे हुए हैं, वो लोग जिम्मेदार हो सकते हैं। अब तक पुलिस की जांच में किस तरह के सूत्र हाथ लगे हैं? देखिए, पुलिस अधिकारियों से हमारी इस बाबत जो बातचीत हुई है, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिस तरीके से कैमरा वॉशरूम के अंदर लगा हुआ मिला है, इसमें ये बात तो साफ है कि कोई ना कोई कॉलेज के स्टाफ का आदमी यहाँ मिला होगा जो अक्सर गर्ल्स कॉलेज के इस कैंपस में आना जाना रहा होगा। लेकिन इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है, इस बात से भी पुलिस इनकार नहीं कर रही है। कोई रैकेट हो सकता है जो इस तरीके से गर्ल्स हॉस्टल को निशाना बनाकर हल्का फुल्का लालच देकर यहाँ काम करने वाले लोगों को इस तरीके से कैमरा इंस्टॉल करवा रहा है। तो तमाम पहलुओं पे पुलिस बात जरूर कर रही है जांच करने की, लेकिन अभी तक कोई खास कामयाबी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। वहीं मैनेजमेंट के जवाब से जो स्टूडेंट हैं, जो छात्राएं हैं, वो काफी परेशान है कि जो कोई भी हो सकता है, कोई जिम्मेदारी वाला जवाब मैनेजमेंट की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। जबकि यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद हैं, उन कैमरों की फुटेज फिलहाल पुलिस तलाश रही है कि आखिर यहाँ कौन कौन लोग आए गर्ल्स हॉस्टल में, कब कब आए। तो तमाम चीजों की जांच की जा रही है। उसके अलावा और जो यहाँ वॉशरूम है उनकी भी फिलहाल तलाशी ली जा रही है पुलिस द्वारा। अमित, यहाँ छात्रों की क्या स्थिति है जो आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? क्या उनका विरोध अभी भी जारी है? और कॉलेज प्रशासन का इस पर क्या कहना है? छात्रों को वो किस तरह से समझा बुझा रहे हैं? देखिए, अगर छात्रों की माने तो वो सुबह 8 बजे से ही, जब से उन लोगों को इस बारे में जानकारी हुई है, वो लगातार जो स्टूडेंट हैं वहां धरने पर बैठ गए हैं और कॉलेज प्रशासन से इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक मैनेजमेंट इस चीज को स्पष्ट नहीं कर देता कि यहाँ काम करने वाले कौन कौन लोग थे और उनके बारे में पुलिस को नहीं बता देता या उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक वो अपनी क्लासरूम में नहीं जाएंगे। और कॉलेज प्रशासन को पूरी तरीके से जो स्टूडेंट है वो जिम्मेदार मान रहे हैं। साथ ही जो लड़कियां हैं गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हैं, वो अब इस घटना के बाद अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, क्योंकि अगर ऐसी घटना हुई है तो ऐसे में जो भी लड़कियां हैं, जाहिर सी बात है वो लोग काफी डरी हुई हैं और उन लोगों का कहना है कि हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है इस कॉलेज में, इस हॉस्टल में। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को इस बात को साफ तौर पर मानना होगा कि जो गर्ल्स की सुरक्षा है उसको और पुख्ता की जाएगी और तमाम तरीके के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा है, उन लोगों की निगरानी रखी जाए जो भी लोग गर्ल्स हॉस्टल में आना जाना होता है। किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है? पुलिस किस तरीके से तफ्तीश कर रही है? इसमें कॉलेज मैनेजमेंट के कौन कौन से लोग घेरे में आ सकते हैं? देखिए, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी जो कॉलेज मैनेजमेंट या स्टूडेंट द्वारा जो भी बयान दिए जा रहे हैं, उन लोगों के बयान लिए जा रहे हैं और यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोग जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही इस कैमरे की जो फुटेज है उसके भी बारे में जांच की जाएगी। ये कब यहाँ लगाया गया उसकी भी विशेषज्ञों से जांच कराई जाएगी कि कैमरा कब से यहाँ लगा हुआ था। फिलहाल अभी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस सब लोगों का बयान दर्ज कर रही है और जो लोग कुछ लोग हिरासत में पुलिस ने जरूर लिए हुए इस मामले में पूछताछ के लिए, जो संदेह के घेरे में है। सबसे अहम सवाल जो बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर दूसरे छात्र कैसे इस बात को परख सकें कि छात्र छात्राएं कि इस तरह के कैमरे और भी कहीं ना लगे हुए हों? ये जो खुलासा हुआ वो किस तरीके से हुआ? देखिए, जिस वॉशरूम में ये कैमरा लगा हुआ था उस कमरे में करीब 3 छात्राएं रहती थी, जो तीनों छात्राएं इस वॉशरूम को यूज किया करती थी। उन्हीं में से एक लड़की आज वॉशरूम में सुबह गई थी और वहां इस कैमरे की कोई लाइट उसको दिखाई पड़ी, रेड कलर की लाइट जल रही थी जैसा उस छात्रा ने बताया। उस लाइट को देखकर उसको शक हुआ तो उसने अपनी बाकी जो फ्रेंड है उनको बुलाकर देखा, मैनेजमेंट को उसकी शिकायत की, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हो पाया और उसके बाद पुलिस यहाँ पहुंची। लगातार आक्रोशित जो छात्र हैं प्रदर्शन कर रहे हैं मैनेजमेंट के खिलाफ और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अमित। तो रहें सजग और चौकस रहें, नजर रखें अपने चारों तरफ होने वाली गतिविधियों पर। बहरहाल बढ़ते आगे, गोरखपुर के कांग्रेस नेता डॉक्टर संजय कुमार की 2 शादियों के मामले में इंस्पेक्टर श्याम रथी आर्य के खिलाफ डीआईजी जांच के आदेश दिए गए हैं। इंस्पेक्टर पर आरोप है कि उसने 25 फरवरी 2012 में चंपतपुर की रहने वाली चंचल की शादी धोखे से संजय कुमार से करवाई थी। तब पीड़ित को यह बताया गया था कि संजय की पहली पत्नी की मौत हो चुकी है और उससे 3 बच्चों को उसे संभालना है। इस महिला के दर्द को देखिए। इसने अपने परिजनों की माली हालत को देखते हुए किसी पर एतबार क्या किया, इसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। आरोप है कि इंस्पेक्टर श्याम रथी के झूठ पर भरोसा कर इसने बांसगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर संजय के साथ शादी कर ली। लेकिन कुछ दिनों बाद ही इसे जिस सच का पता चला उसने इसे झकझोर कर रख दिया। वो कहते हैं कि मैंने आपसे शादी इसलिए की कि मुझे अपना वंश चलाना था, जो मेरा मकसद था वो मेरा पूरा हो चुका है, अब मैं आपको छोड़ना चाहता। खुलासा हुआ कि 2 फरवरी 2012 में तत्कालीन इंस्पेक्टर श्याम रथी आर्य ने इस पीड़ित के परिजनों से ये कहकर इसकी शादी
कांग्रेसी नेता से करवाई कि डॉक्टर संजय की पत्नी उन्हें और 3 बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से दूर जा चुकी हैं, जबकि डॉक्टर संजय की पहली पत्नी को भी ये करतूत बाद में पता चली, जिसके बाद में दोनों बीवियों ने मुकदमा दर्ज करा दिया। एक है कि शादी कराई कि बच्चों के भविष्य के लिए उनके लिए माँ चाहिए बच्चों। अमृति आर्य थाना इंचार्ज जो है उसने कोतवाली आंवला में रह चुके मेरी बेटी की रिश्ता तय कराया। तो मैं ये कहा कि इसकी पत्नी नहीं, इसके 2 बच्चे हैं, आप मेरे भरोसा पर शादी कर दे, आपकी लड़की को कभी धोखा नहीं देंगे। अब हमें ये पता चला कि इसकी पहले वाली पत्नी जीवित है और मेरी बेटी को ये कह रहा है कि पैसे लेके अलग हट जा, किनारा कर जाए। तफ्तीश अभी शुरू ही हुई कि मामले की भनक सियासी गलियारों में आग की तरह फैल गई और आरोपी इंस्पेक्टर और कांग्रेसी नेता के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज बुलंद होने लगी। निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि समाज में अगर धोखा दे करके किसी के साथ इस तरह का हुआ है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। दरोगा जी कहीं भी रहे हो, इंस्पेक्टर जहाँ भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का उन्होंने शायद देखा था, मेरे दोस्त भी हैं, तो इस तरह का अगर कृत्य दरोगा जी ने किया तो दरोगा जी के खिलाफ भी उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। आनंद फानन में संजय कुमार की 2 शादियों के मामले में इंस्पेक्टर श्याम रथी आर्य के खिलाफ डीआईजी ने कार्रवाई की चाबुक चलाई और जांच के आदेश दे दिए। तो गंभीरता से देखा जाएगा और जिसमें न्यायपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। मुलजिम अगर दोषी पाया हो, कोई क्यों ना हो, वो कोई भी क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है, इसमें उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कांग्रेस नेता डॉक्टर संजय कुमार के खिलाफ उनकी दोनों ही पत्नियों ने केस दर्ज कराया है। पहली पत्नी सुधा बिंदु ने गोरखपुर में तो दूसरी पत्नी चंचल ने आंवला कोतवाली में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। एक महिला ने गोरखपुर के एक डॉक्टर संजय हैं, उनके खिलाफ 494 का मुकदमा लिखाया है। उसका कहना है कि उनका विवाह पहले हो गया था, इसके बावजूद भी उन्होंने हमें ये बात नहीं बताई और हमारे साथ शादी करी है और अब दहेज मांग रहे हैं। इसके तहत पे यहाँ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है और विवेचना से जो भी साक्ष्य मिलेगा उसके आधार पर विधिक कार्रवाई करेंगे। इस मामले में आरोपी कांग्रेस नेता डॉक्टर संजय कुमार ने अब तक कोई सफाई पेश नहीं की है, लेकिन दोनों पत्नियों के उनके खिलाफ जाने से जहां उनकी तकलीफ बढ़ गई है, वहीं धोखाधड़ी में साथ देने का आरोप झेल रहे इंस्पेक्टर श्याम रथी के लिए बचना नामुमकिन नजर आ रहा है। दीपक शर्मा, जी मीडिया, गोरखपुर। और यूपी में खनन माफिया के कारनामों की फहरिस्त दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। ताजा मामला बुंदेलखंड के बांदा जिले का है, जहां अवैध खनन रोकने गए खनन अधिकारी और दारोगा पर माफिया ने जानलेवा हमला कर दिया। सूबे की सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए चाहे कितने भी दावे क्यों न करे, खनन के खेल की जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां करती है। बांदा में खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं और जो भी उनके रास्ते में रोड़ा अटकाता है, या तो उसे हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाता है या फिर जानलेवा हमला कर उसे दूर रहने की नसीहत दी जाती है। बुधवार को बांदा में जो कुछ भी हुआ, उसने एक बार फिर सूबे में बेखौफ खनन माफिया की हकीकत बयां की है। नरैनी थाना क्षेत्र के मऊ गांव में अवैध खनन रोकने गए खनन अधिकारी और एसआई पर खनन माफिया ने जानलेवा हमला किया। हमले में एसआई और खनन अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। बताया जाता है 4 ट्रैक्टर पकड़े थे, उनको लाने का प्रयास कर रहे थे तो गाँव में घेर लिया था। उन्होंने थाने को फोन किया कि हमें यहाँ गाँव में घेर लिया गया है। इस पर नरैनी की और गिरवा थाने की पुलिस पहुंची। वहाँ पर पुलिस पर भी हमला हुआ और हमारे सब इंस्पेक्टर सब छोड़ दिया। आरोप है कि पूर्व प्रधान राजेश द्विवेदी ने अपने साथियों के साथ अधिकारी को घेर लिया। खुद को खतरे में देख अधिकारी ने पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंचे एसआई ने लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन दबंगों ने बिना कुछ सुने खनन अधिकारी और दरोगा पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में घायल एसआई और खनन अधिकारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वारदात की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लगातार कार्रवाइयाँ चल रही है, बहुत से लोगों पर एलसी भी लगा है। अवैध खनन का काम बांदा में बहुत पुराना है और उसके ऊपर कार्रवाई भी लगातार पुलिस करती है। पुलिस इस हमले की जांच कर रही है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं।
लेकिन फिलहाल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हैरान करने वाली बात है कि प्रशासन के अधिकारी इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी ही पीठ ठोक रहे हैं। यहाँ पर अवैध खनन बहुत ही न्यून हो रहा है, उस पर बड़ी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। हमारे जिलाधिकारी महोदय भी इस पर काफी सख्त हैं और उसी का नतीजा कि आज ये जो घटना घटी है। प्रशासन चाहे जो भी दलील दे, बांदा की ये वारदात बताने के लिए काफी है कि खनन के खेल से जुड़े लोगों पर हाथ डालने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। माफिया किसकी शह पर बेखौफ होकर अपना साम्राज्य चला रहे हैं, इसकी तफ्तीश बेहद जरूरी है। ज्ञानेंद्र शर्मा, जी मीडिया, बांदा। आगरा में एक सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के घर में घुसकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। ताजगंज के कच्ची सराय इलाके में इस वारदात के बाद आरोपी मुन्ना वहां से भागने लगा, लेकिन इलाके के लोगों ने उसे घेर लिया। लोगों से घिरे आरोपी ने इसके बाद खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया। सिरफिरे आशिक की करतूत, प्रेमिका को चाकू मारकर किया जख्मी, आरोपी ने खुद को भी चाकू मारा। आगरा में एक सिरफिरे आशिक की करतूत ने ताजगंज इलाके में सनसनी फैला दी। लोगों का हुजूम सड़कों से लेकर उस अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गया, जहां प्रेमिका को चाकू के वार से लहूलुहान करने वाले एक सिरफिरे और पीड़ित को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। अस्पताल की स्ट्रेचर पर पड़ा ये वही सिरफिरा आशिक है जिस पर इस युवती पर जानलेवा हमला करने और फिर खुदकुशी की कोशिश का इल्जाम है। आरोप है कि मुन्ना नाम के सिरफिरे ने प्रेमिका के घर में घुसकर उस पर चाकू से हमला किया। ताजगंज के कच्ची सराय इलाके में इस वारदात को अंजाम देने वाला मुन्ना वहां से भाग भी जाता, लेकिन इससे पहले ही उसे इलाके के लोगों ने घेर लिया, जिसके बाद आरोपी ने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया। 1.5 साल हो गए हम इसको मना करते हैं, समझाते हैं। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ तो सही है। अच्छा ये बताओ, अब जो है ये शादी करने से मना करती थी, जो कहता है कि मतलब नींद की गोली अपने घर वालों को खिला दे। यानी शादी अपने साथ करना चाह रहे हैं? हाँ, मेरे साथ चल नशे में आके और छुरी ला के और मतलब इसको फोटो देने के बाद इसकी गर्दन पकड़ के उसको फोटो ला के और वही छुरी इसके मारे चला गया। चीख पुकार मचाई तो बाहर के लोग आए तो फिर अपने हल्की से मार के फिर देख लिया। बस दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी मुन्ना का घायल लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन लड़की के घर वाले उसके लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ रहे थे। इसी बात से नाराज मुन्ना फोटो लौटाने के बहाने अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा, जहां उसने इस वारदात को अंजाम दिया। ताजगंज में एक लड़के ने एक लड़की के घर जाकर के कुछ फोटो वापसी का मामला था, उसको फोटो देने के लिए गया था। उसमें माँ और बेटी अकेले थे घर में। उसी दौरान फोटो दे करके वापस निकला है बाहर, और पहले बाहर से फिर वापस जाके लड़की को चाकू मारा है, घायल किया है और खुद अपने भी पेट में चाकू मार लिया है। ऐसा ही लगता है कि प्रेम प्रसंग का मामला है, ऐसी बात निकल के आ रही है। अभी लड़की भी थोड़ी सीरियस है और लड़के को भी चोट है, दोनों एडमिट है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है। खाकी को अब इंतजार है तो बस पीड़ित लड़की के बयान का, जिसके बाद कानून मुन्ना को उसके असली अंजाम तक पहुंचाएगा। विवेक पाठक, जी मीडिया, आगरा। मेरठ में नौकरी का झांसा देकर गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती के मुताबिक एक ब्यूटिक संचालिका ने दिल्ली पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर उसे 3 युवकों सुधीर, सतीश और दीपक से मिलवाया, जहां आरोपियों ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती को पिला दिया और गैंगरेप किया। और इतना ही नहीं, आरोपी वारदात की वीडियो क्लिप बनाकर ब्लैकमेल करने लगे, इसके बाद पीड़िता ने एसएसपी से इंसाफ की मांग की। वहीं एसएसपी ने केस दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। दी है कि 3 लड़के उसी थाना क्षेत्र के इसके साथ में गलत संबंध बनाए और वीडियो क्लिपिंग करके इसको ब्लैकमेल किया। इसकी शिकायत करके ये उसके खिलाफ कार्रवाई चाहती है। मेरठ में बदमाशों ने एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना थाना सदर बाजार इलाके की है। ये बताया जा रहा है कि व्यापारी अनुज अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे और
इसी दौरान बदमाशों ने उसे गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में अनुज को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया। उधर पुलिस का कहना है कि पारिवारिक विवाद के चलते अनुज की हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। अभी रात में लगभग 11:15 बजे के आसपास में एक अनुज चौरसिया नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई, जिसका पर्स का व्यवसाय करते हैं। और अभी प्रारंभिक तौर पर जो बात जानकारी में आई है कि इनका अपने सगे भाई से, जिसका नाम अश्वनी है, उससे इनका झगड़ा चल रहा है और उसने इनके ऊपर तेजाब डाल दिया था, जिसमें कि उसको 10 वर्ष की सजा हुई है। तो एक तो प्रथमतः ये इनका दुश्मनी जानकारी में आई है और दूसरा और 1-2 मामले आए हैं जिसमें इनका विवाद है।